वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत करते हैं आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब सेफ होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे। काफ़ी वक्त से हमें एक इंक्वायरी आ रही थी, बहुत सारे उन लोगों की जो मिडिल ईस्ट में अपनी जॉब की शुरुआत करना चाहते हैं, मिडिल ईस्ट में अपने करियर को प्लान करना चाहते हैं। वो इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वैसे लोग हैं जो फ्रेशर हैं और डायरेक्टली ही मिडिल ईस्ट में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, और एक दूसरा तबका वो है जो इंडिया में 4 साल 5 साल 10 साल काम कर चुके हैं और वो चाहते हैं अपने बेहतर कल के लिए मिडिल ईस्ट में अपने करियर की शुरुआत करें। तो उन्हें मालूम नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या क्या जाने से, अगर कहीं भी इंटरव्यू देने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, इंटरव्यू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आए उसके लिए क्या करना है, और अगर कहीं सेलेक्ट हो गए हैं तो जाने से पहले, वहाँ जाने से पहले क्या क्या तैयारी करें। तो उस मामले में ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप प्लान करने का। जिस दिन आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको करियर के पर्पज से इंडिया से बाहर जाना है, आपको इंडिया से सऊदी जाना है, दुबई जाना है, कतर जाना है, तो इसको कैसे प्लान करें। तो मैं आपको इसमें गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आस्था कंसल्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। सो वी आर ऑथराइज्ड टू do manpower recruitment for all international location from India। तो उसी के हवाले से हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपको करियर के पर्पज से इंडिया से बाहर जाना है, तो सबसे पहले आप क्या करें। जो काम हम इंडिया में भी करते हैं, अगर हम अपने जॉब को देख रहे होते हैं, चाहे फ्रेशर के एतबार से या एक्सपीरियंस के एतबार से, तो सबसे पहले हम अपने रिज्यूमे को बनाते हैं। तो रिज्यूमे को आप अच्छे से ड्राफ्ट कीजिए, और क्योंकि रिज्यूमे एक तरह से आपके करियर का आईना होता है। जो अभी तक आपने काम किया है उसके बारे में आप अच्छे से बताएं। देखिए, क्लाइंट को ये तो ज़रूर बताएं कि आपने किस कंपनी में काम किया है, किस प्रोजेक्ट में काम किया है, बट आप ज़रूर डिस्क्राइब करें कि उस प्रोजेक्ट में आपका रोल क्या क्या था, क्योंकि एम्प्लॉयर हमेशा ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अमूमन लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट में बता दिया कि 500 लोगों का प्रोजेक्ट था, 5 साल प्रोजेक्ट चला, ये हुआ वो हुआ, लेकिन किसको क्या पता आप मालूम है प्रोजेक्ट के लास्ट के 2 महीने में ज्वाइन किया है, आपने सिर्फ 2-3 महीना लास्ट का फिनिशिंग का देखा है, या कुछ मेंटेनेंस का काम देखा है आपने। तो कंपनी ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होती है कि आपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल था और आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे उससे आपकी लर्निंग होगी। तो दूसरा, बहुत सारे लोग स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने अगर कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस ले रखा है, एजुकेशन कुछ फुल टाइम है, तो वो क्या करते हैं, ड्यूरेशन नहीं मेंशन करते हैं कि 10th कब किया है, 12th कब किया है, बीटेक क्या क्या ड्यूरेशन, किस ईयर में पास आउट हुए हैं, उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं। ये फ़ायदा नहीं है। ये एम्प्लॉयर के दिमाग में एक शक जाता है कि इसका कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। तो बेहतर ये है कि बी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ गिविंग द डेटा। आपने एजुकेशन कब कंप्लीट की, 10th कब किया, या आप मान लीजिए 10th नहीं मेंशन करें, आप डायरेक्ट बीटेक मेंशन करें, तो आप बीटेक का पासिंग ईयर बताएंगे। आपने अगर 4 कंपनीज में काम किया तो चारों कंपनीज का आप ड्यूरेशन बताएंगे कि आपने कब ज्वाइन किया और कब एग्जिट किया, कब ज्वाइन किया कब एग्जिट किया। अगर आपने फ्रिक्वेंटली भी चेंज किया तो आप इसको हाइड करने की कोशिश, आप देखें, जहां हाइड करने की कोशिश करेंगे तो एम्प्लॉयर को ये फील आ जाएगा कि ये बंदा जिन्युइन नहीं है, और ये एक गलत मैसेज है। तो रिज्यूमे को आप सही बताएं, स्पेसिफिक जो डिटेल है, करेक्ट डिटेल है, वो आप दें। ठीक है, अप फ्रंट अगर आप, भले उसमें आपकी कुछ डिमेरिट भी है, बट डोंट ट्राई टू हाइड। क्योंकि जब अगर वो एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू वो चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, तो ये आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। मे बी दिस बिकम ए रीज़न फॉर योर रिजेक्शन। तो सबसे पहले मैंने आपको मशवरा दिया कि आप रिज्यूमे को अच्छे से ड्राफ्ट करें, करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें पास करें। उसके बाद आप अपने रिज्यूमे को naukri.com, naukri-gulf.com, monstergulf.com, byte.com, आप जो भी गल्फ के हवाले से वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप अपलोड कर दें रिज्यूमे। दूसरा, रिज्यूमे अपलोड अपलोड करें और रिज्यूमे को हफ्ते में 10 दिन में उसमें कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन को आपने रिमूव करके या कुछ एडिशनल करके अपडेट करें।
अपडेट करने से क्या होता है, जैसे अगर कोई हम सर्च लगाते हैं, लेट्स सपोज हम सर्चिंग ऑन नौकरी गल्फ या बैत की सिविल इंजीनियर 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस, ये लोकेशन, तो उसमें जो भी प्रोफाइल आएंगे तो जो फ्रेशनेस के एतबार से वो उसको शो करते हैं। तो अगर कोई सपोज किसी ने 3 महीने से उसमें अपडेट नहीं किया तो उसका काफ़ी नीचे आएगा। तो अमूमन क्या होता है, लोग जनरली 1-2 पेज तक रिक्रूटर जाते हैं और उसके बाद अगर उनको ज़रूरत होती तभी वो फर्दर जाते हैं, अदरवाइज वो नहीं जाते हैं। तो रिक्रूटर के पास आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो, इसके लिए आप वीकली या 10 डेज में, 2 हफ्ते में उसको थोड़ा सा कुछ चेंज करके दोबारा सेव करते हैं। तो जब सेव करते हैं दोबारा उसमें कुछ एडिट करके या कुछ चेंज करके, तो वो फिर से उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है और वो ऊपर दिखने लगता है। तो ये एक मशवरा रहा आपका जॉब पोर्टल के एतबार से। आप अपने प्रोफाइल को लिंक्डइन पे भी विजिबल करें। लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है जिसपे काफ़ी एम्प्लॉयर उसको भी फॉलो करते हैं। उसमें आपकी एक्सपीरियंस, आपकी एक्टिविटी, दूसरा आप क्या है कि हर कंपनी के एचआर और प्रोजेक्ट मैनेजर या आपके फील्ड से रिलेटेड लोग आपको मिल जाएंगे कि सऊदी अरब में जो लोग काम कर रहे हैं एज ए सिविल इंजीनियर, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे अपने प्रोफाइल के बारे में शेयर कर सकते हैं, अपने स्किल्स के बारे में शेयर कर सकते हैं। साथ के साथ बात के दौरान में आप उनको ये भी बता सकते हैं कि यू आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी देयर। सो मे बी ड्यूरिंग द कोर्स अगर वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट रहा तो वो आपका रिज्यूमे लेके अपनी कंपनी के एचआर के साथ शेयर कर सकते हैं और दिस माइट बी लीड टू द सिलेक्शन। तो ये आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, ये आपको एक तरीका मैंने बताया। एक तो जॉब पोर्टल के हवाले से, दूसरा लिंक्डइन के हवाले से। तीसरा ये कि आप अपनी कंपनीज़ को भी अपने प्रोफाइल के हिसाब से टारगेट करें। सर्च करें, नेट पे जाएँ, देखें कि कौन कौन, आप अपनी एक लिस्ट बनाएँ कि अगर आप सऊदी में जॉब देख रहे हैं तो कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जो आपके जॉब प्रोफाइल को मैच करती है। दुबई के अंदर में, अबू धाबी के अंदर में, कतर के, जो भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कंट्रीज़ हैं कि आपकी ज़्यादा ख्वाहिश है कि हम दुबई जाएँ, या आपकी ज़्यादा ख्वाहिश है कि हम सऊदी जाएँ, आपकी ज़्यादा ख्वाहिश है कि आप कुवैत जाएँ, बिकॉज़ ऑफ एक्स वाई कुछ भी रीज़न हो सकता है। किसी के भाई कुवैत में काम करते हैं, वो भी चाह रहे हैं कि हम भी चले जाएँ तो दोनों भाई एक जगह रह लेंगे। बहुत सारे मुस्लिम चाहते हैं कि सऊदी जाएँ क्योंकि उनको उम्रा और हज करना आसान होगा। बहुत सारे लोग दुबई जाना चाहते हैं कि उनको थोड़ा ओपन कल्चर चाहिए होता है। सऊदी आज भी थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव, हालाँकि सऊदी काफ़ी कुछ कर रहा है इस टैक्स से बाहर आने के लिए। अब रियाद फेस्टिवल और कई सारी एक्टिविटीज़ उसका एग्जांपल है। नाउ फीमेल्स आर ऑन ड्राइविंग सीट इन सऊदी अरेबिया। अबाया जो नकाब था पहले, सारे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सारी फीमेल्स के ऊपर था, वो उन्होंने ख़त्म किया। तो काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसको आप पॉजिटिवली भी देख सकते हैं, अपने अपने नज़रिए के ऊपर है। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जो आप कंट्री चूज़ कर रहे हैं उस कंट्री में आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कंपनी को टारगेट करें। फिर उस कंपनी के लोगों को आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करें। उस कंपनी से रिलेटेड जो जॉब अगर आपको दिखती है जॉब पोर्टल पे, naukri.com पे, गूगल पे जाएँ। गूगल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड मीडियम। तो अगर आप गूगल पे गए, उस कंपनी की रिक्वायरमेंट किसी पर्टिकुलर एजेंसी के थ्रू शो हो रही है तो आप उस एजेंसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारी ये प्रोफाइल है। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, उस कंपनी के कौन कौन एजेंसी है जो उसके लिए काम करती है। तो मतलब आपको एक तरह से वर्कआउट करने का एक अप्रोच मैं बता रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको रिज्यूमे के सेक्शन से कहा आप प्रोफाइल की विजिबिलिटी बनाए ताकि ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉय, ज़्यादा ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसी तक आपको प्रोफाइल पहुँचे, सो दैट इससे आपके इंटरव्यू की कॉल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। सेकंड मैंने बताया आपको लिंक्डइन के हवाले से। तो लिंक्डइन के हवाले से मैंने ये बताया कि आप लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। आपने जो टारगेट करके पर्टिकुलर कंट्री के लिए जो अपनी आपके लिए एम्प्लॉयर की लिस्ट बनाई है, उस कंपनी के डायरेक्टर को, मैनेजर को, आपसे रिलेटेड प्रोफाइल के लोगों को आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करें। उनको अपने थॉट्स शेयर करें, अपने प्रोफाइल के बारे में बताएं, अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताएं। फिर साथ में आप उनको ये भी बताएं कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर कुछ हो तो दे कैन ऑल्सो लेट यू नो। तो ये तरीका आपका हो सकता है। अब आती है बात कि आपने सपोज़ आपको किसी एजेंसी ने अप्रोच किया। अब चूँकि आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाना है, तो सबसे पहले आप ये देखिए जो भी एजेंसी आपको कॉल कर रही है, वो रजिस्टर्ड है या गवर्नमेंट अप्रूव्ड है कि नहीं है, ताकि आपके किसी तरह की आप फ्रॉड ऑफ़र और चीटिंग के मामले से आप बच सकें। हर काम के लिए गवर्नमेंट ने एक लाइसेंस का प्रोविज़न है, उसके लिए वो
जैसे अगर आप इमिग्रेशन के लिए कनाडा जाना चाहते हैं, यूएस जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन ने एक अलग गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन, उसका अपना लाइसेंस होता है। तो उससे लाइसेंस शुदा एजेंसीज के थ्रू अगर आप इमिग्रेशन का काम कराते हैं तो आप सेफ हैंड में हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको वेरीफाई करती है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। उसके अलावा लाइसेंसिंग की कुछ फ़ीस भी डिपॉज़िट रखते हैं। तो उनसे आप अगर सर्विसेज़ लेते हैं तो उनके साथ कुछ भी गलत होने के चांसेस काफ़ी मिनिमल हो जाते हैं। सेकेंडली, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाइसेंस होता है। लाइसेंस देने से पहले वो पूरी उनकी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होती है। उसके अलावा सर्टेन अमाउंट डिपॉज़िट रखते हैं। तो उनके थ्रू अगर आप एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं तो उनमें आपकी चीटिंग और फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दैट डजंट मीन कि जितने लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है, लाइसेंस लेने के प्रोसेस में वो सब खराब है। मैंने ऐसा कभी कतई नहीं कहा। लेकिन अगर आप ऐसी एजेंसी से डील कर रहे हैं जिसका मिनिस्ट्री का लाइसेंस नहीं है, जो ई माइग्रेट सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बनाया है कि आप ये जो ऑथराइज करें एजेंसी एज ए रजिस्टर्ड आर ए मतलब रिक्रूटिंग एजेंट की जो कैटेगरी है, उसमें जितनी एजेंसीज हैं उनमें लिस्टेड आप उनसे काम करते हैं तो आप गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ, तो आप उनसे सेफ हैंड में हैं। अदर देन आप कर रहे हैं, किसी से डील कर रहे हैं, तो वो अच्छे हैं या बुरे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद बनती है। तो इसमें आप गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहेगी हमने ऑथराइज जिनको किया, आप उनको छोड़ करके अनऑथराइज से आपने डील किया, तो उसके अच्छे बुरे दोनों के आप जिम्मेदार हैं। तो आप एजेंसी को चेक करें कि आप जिस एजेंसी से बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर नहीं भी है तो उसमें फिर आपको ज़्यादा आपको कॉन्शियस रहना। अगर वो नहीं है और आप डील कर रहे हैं तो कॉन्शियस रहिए, इमीडिएट उनको कोई पे नहीं करें। जो कंपनी में आपका वो सिलेक्शन करा रहे हैं या जो ऑफ़र दे रहे हैं उसको उस कंपनी में डायरेक्टली आप उनके वेबसाइट से कॉल करके एचआर से या अपने रिलेटिव से किसी भी माध्यम से उसको वेरीफाई करने की कोशिश करें। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आप लास्ट मोमेंट तक पे ना करें, पेमेंट को लटका के रखें। आप चेक करें, जब पूरी तरह मुतमईन हो जाए कि ऑफ़र करेक्ट है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रा-ज़रा आप एम्बेसी से भी कॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं कंपनी के बारे में। जब आप ओके हो जाएँ तो उसमें जो आपका कमर्शियल टर्म्स है आप फिर करें। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम ना करें, क्योंकि कभी हमने भी ये काम शुरू किया था तो इमीडिएटली हमारे पास लाइसेंस नहीं आया। लाइसेंस अप्लाई किया, उसके बाद एक प्रोसीजर है उसमें आया। तो सब लोग जब ये शुरू करते हैं तो एक इसकी जर्नी होती है। बट ये है कि आपको केयरफुल रहना है वंस यू व्हाइल डीलिंग विथ एनी रिक्रूटमेंट एजेंसी व्हिच इज़ नॉट रजिस्टर्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है? तो आप एजेंसी से इंटरैक्ट करें और जैसे उनसे जो अपॉर्चुनिटी होगी, आपका इंटरव्यू होगा, जो प्रोसेस होगा, कंपनी का हायरिंग प्रोसेस होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो और फेस टू फेस हो, आपका सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन हो गया, इंडिया में जैसे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप सिलेक्शन होता है और आप नोटिस सर्व करते हैं और उसके बाद आप अपना ज्वाइन कर लेते हैं। अगर वर्किंग नहीं होते तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लेते हैं। मेडिकल होता है, कहीं कहीं मेडिकल नहीं भी होता है, आप ज्वाइन कर लेते हैं। या अगर अच्छी कंपनी तो वेरिफिकेशन भी कराती है एम्प्लॉय का, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। बट अगर मीडियम साइज नॉर्मल कंपनीज है तो नहीं करा पाती हैं, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड सच एक्सपेंसेस। तो अगर अब इंटरनेशनल के सेंस में मामला अलग-अलग है, प्रोसीजर अलग-अलग है, तो ये हमें समझना है। लेट्स सपोज आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ सऊदी अरेबिया। अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपको ऑफर आया, ऑफर आने के बाद आपको मेडिकल के लिए जाना होगा। मेडिकल से पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपकी वीज़ा कैटेगरी क्या है। वीज़ा कैटेगरी अगर ऐसी है जिसमें कि आपको डिग्री या डिप्लोमा अटेस्टेशन की रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आपको डिग्री या डिप्लोमा को अटेस्ट कराना होगा। उस अटेस्टेशन के प्रोसेस में आपको पहले ऑफ़र वहाँ से अपने एम्प्लॉयर से हार्ड कॉपी ऑफ़र लेटर को मंगवाना होगा, जो अटेस्टेड होगा सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और मोफा अटेस्टेड होगा। और वो ऑफ़र लेटर जब आपके पास आ जाएगा तो उस लेटर को लेकर के आपने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और वो जिस स्टेट में फॉल करता है, लेट्स सपोज आपने पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो वो बिहार में है, तो आपको पटना सेक्रेटेरिएट में जाना होगा। अगर आपने गुजरात से पढ़ाई की है तो आपको गांधीनगर सेक्रेटेरिएट में जाना होगा। हर स्टेट, अब इसको कहते हैं स्टेट एचआरडी, तो हर स्टेट जहाँ से आप पढ़ाई की है उसी स्टेट, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये मैटर नहीं है। अगर आप बिहार से और आपने पढ़ाई बैंगलोर से की है तो आपको अपनी डिग्री या डिप्लोमा को अटेस्ट कराने के लिए बैंगलोर जाना होगा।
सो आप बैंगलोर में जाएंगे, सेक्रेटेरिएट में जाएंगे और वहाँ आप अप्लाई करेंगे HRD अटेस्टेशन के लिए। उनकी जो फीस होगी वो आप उनको देंगे, डिपॉजिट करेंगे। और अगर आपका डेटा है, डिग्री का डेटा अगर यूनिवर्सिटी का अगर ऑनलाइन है तो वेरिफिकेशन फास्ट हो जाएगा। अगर ऑनलाइन नहीं है तो फिर वो वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी भेजेंगे, आपको दोबारा बुलाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम देंगे और आप जाएंगे। जब तक वो वेरिफिकेशन हो जाएगी फिर वो उसको स्टैम्प करके आपके डिग्री के बैक साइड में स्टैम्प कर देंगे। आप सबसे मेरा मशवरा है कि बहुत सारे लोग क्या होता है, डिग्री मिलते ही उसको फ़ौरन लेमिनेट करा लेते हैं और फिर जब गल्फ जाने का मामला होता है, उनको अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर लैमिनेशन को उखाड़ना पड़ता है, जिसमें कितनी बार डिग्री भी डैमेज हो जाती है। तो आप सबसे मेरा मशवरा है कि अगर आप लैमिनेशन कराना भी चाहते हैं तो आप फ्रंट के हिस्से को लेमिनेट कराएं और बैक में सिर्फ मतलब कॉर्नर कॉर्नर को कर लें ताकि वो फटे ना डिग्री, बट बाकी सारे एरिया को अनकवर्ड रखें, ताकि क्योंकि सारी स्टैंपिंग आपके डिग्री के बैक की होनी है। आप एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाएंगे तो दोबारा आपको अटेस्ट कराना पड़ेगा। सऊदी छोड़ के दुबई गए, दुबई से सऊदी गए, कतर गए, तो हर कंट्री का अपना अटेस्टेशन होगा और अपनी स्टैंप लगेगी डिग्री के बैक साइड में। तो इसलिए आप लेमिनेट बराए मेहरबानी बैक को ना कराएं, ये मेरा मशवरा है। तो जब आपका HRD हो जाएगा, HRD होने के बाद फिर उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्टैंपिंग करानी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जब हो जाएगा फिर उसके बाद सऊदी कल्चर का वेरिफिकेशन होगा। फिर सऊदी वेरिफिकेशन के बाद सऊदी कल्चर स्टैम्प करेगी, फिर सऊदी एम्बेसी भी स्टैम्प करेगी। ऐसे ही दुबई के लिए है। दुबई में आपको दुबई एम्बेसी में आप सबमिट करेंगे, फिर वो उसको ऑथेंटिकेट करके स्टैम्प करके देंगे, कतर में डालेंगे, कतर का अपना प्रोसीजर है, कुवैत का भी इससे रिलेटेड प्रोसीजर है। मोरलेस अटेस्टेशन का प्रोसेस सिमिलर ही है, कहीं पे ड्यूरेशन कम लगता है, कहीं पे थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है। सऊदी के केस में ड्यूरेशन और सारा कंट्री के मुकाबले ज़्यादा लगता है। तो जब आपका ये अटेस्टेशन हो जाए, अटेस्टेशन होने के बाद फिर आप गम का मेडिकल कराएंगे। गल्फ मेडिकल एसोसिएशन है, एक बॉडी है जिससे मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर कंट्री ने अभी इसको अप्रूव कर दिया है। तो आपको मेडिकल के पर्पज़ के लिए एक ऑनलाइन गम का स्लिप है, वो काटनी होती है। काटने उसके लिए आपको वीज़ा नंबर और वीज़ा डेट मालूम होना चाहिए। आप गम का स्लिप काटेंगे, फिर उसमें जो मेडिकल सेंटर का नाम आएगा, जिस सिटी को आपने सेलेक्ट किया और उस सिटी में गमका के पैनल पे मान लो 4 हैं, तो 4 में जिसका नाम आएगा आपको उस मेडिकल सेंटर में आपको जाना होगा। गमका की अमूमन जो वैलिडिटी होती है 19 दिन या 21 दिन होती है। तो आप जिस दिन पर्ची काटे हैं उससे उस 2-3 हफ्ते के अंदर में आप कभी भी ये मेडिकल करवा सकते हैं। तो जब आप मेडिकली फिट हो जाते हैं तो फिर आप उसकी बेसिस पे फिर वीज़ा, सऊदी वाले केस में आपको वीज़ा स्टैंपिंग किया जाता है। कहीं रिपोर्ट किसी कंट्री में रिपोर्ट आप वहाँ भेजते हैं हार्ड कॉपी, तो वहाँ से फिर वीज़ा निकल के आ जाता है। कुवैत के केस में वीज़ा पहले आ जाता है, मेडिकल को आपको अपडेट करा देते हैं और वो फिर वो उसके बाद वो आपको वीज़ा इशू हो जाता, वीज़ा ओके हो जाता है। तो मतलब गल्फ में किसी कंट्री में भी जाना है आपका मेडिकल होगा। दुबई वाले केस में वो नॉर्मल मेडिकल होगा, अबू धाबी वाले में फिर आपको गम का मेडिकल होगा। तो मतलब इस तरह से गम का ज़्यादातर अप्रूव है। एक आध कंट्री अगर कोई है जिसको छोड़कर नॉर्मल मेडिकल आप करा सकते हैं, बाकी सब जगह गम का मेडिकल की वैलिड है। तो गम का होने के बाद फिर वीज़ा का मामला होता है और फिर वीज़ा होने के बाद आपका ट्रैवलिंग प्लान बनता है, कंपनी आपका ट्रैवल टिकट बुक करती है और आप जाते हैं। देखिए, गल्फ के केस में जब तक आपका वीज़ा की कंफर्मेशन नहीं हो तब तक आप पहली बात तो रिज़ाइन ना करें अगर आप वर्किंग हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी वजह से भी अगर आपका वीज़ा नहीं आ पाया तो आप लटक गए, आपकी इंडिया की भी जॉब चली गई, आपकी गल्फ की जॉब भी चली गई। तो वंस यू आर 100% श्योर अबाउट वीज़ा, देन ओनली यू रिज़ाइन। टिल देन प्लीज़ वेट, अदरवाइज दिस इज़ ए रिस्की अफेयर। ये मेरा आपको एकदम मशवरा है कि वंस जैसे सऊदी वाले केस की हम बात करें, अगर आपको वीज़ा आ गया है, 100% यू आर श्योर कि वकाला बन गया है, वकाला बन गया है तो और आप मेडिकली फिट हैं तो भी आप रिज़ाइन कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर दिस। और वीज़ा स्टैम्प हो गया तब तो कोई मसला ही नहीं, फिर तो आपको जस्ट नीड ए ट्रैवल टिकट एंड टू गो। जाने से पहले आप क्या तैयारी करें?
जाने के पहले आप ये चीज़ें देखें कि सामान, एक तो आप, मेरा ये मशवरा है कि आप किसी दूसरे का सामान ना ले जाएँ। जो सामान अपने साथ कैरी करें वो आप अपने लिए कैरी करें।